हाय गाइस। कुछ दिन पहले मैंने जेई 2021 पे एक वीडियो बनाई थी और मैंने आपको ये बोला था कि जेई 2021 इज़ द वर्स्ट जेई ऑफ ऑल टाइम फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस। अभी तक जो 2 अटेम्प्ट्स हुए जेई मेन के, तो उस वीडियो पे कई सारे बच्चों ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और उन्होंने कहा कि हाँ, उनको भी लगता है कि ये चीज़ है। तो अब अगर आपका पिछले साल का एग्ज़ाम वन ऑफ द वर्स्ट इन हिस्ट्री है और आपका एग्ज़ाम उसके जस्ट 1 साल बाद है, तो ऑब्वियसली आपके ऊपर उसके कुछ रिपरकशंस आएंगे, आपके ऊपर उसका कुछ प्रभाव रहेगा। आज हम उसी प्रभाव की बात करने वाले हैं कि 2022 में किस तरह का पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हो, किस तरह की कॉम्पिटिटिवनेस एक्सपेक्ट कर सकते हो और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। इसके अलावा हम लास्ट में ये भी बात करेंगे कि हम इसका कर क्या सकते हैं, हमें किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को मोल्ड करना है और किस तरह से हम बेस्ट रैंक ला सकते हैं 2022 के अंदर। मैंने इस चैनल पे और भी कई सारे वीडियोस बना रखे हैं जेई रिलेटेड, आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी है जो आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड आस्क मी योर क्वेरीज देयर, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। अगर मैं समय मिला तो आपसे बात ही कर लूँगा और अगर नहीं मिला तो फिर मैं वीडियो ज़रूर बना लूँगा अगर अधिक बच्चे बोलते हैं तो शुरू करते हैं। तो जेई 2021 में हम बात करें तो कुछ ऐसे फैक्टर्स थे। एक तो 4 बार एग्जाम हुआ और पेपर भी रिलेटिवली थोड़ा मतलब एक ट्रेंड डाउनवर्ड्स जा रहा है, थोड़ा इजी है। मैथ्स का पेपर चलो एक शिफ्ट में थोड़ा डिफिकल्ट था, अदरवाइज फिजिक्स और केमिस्ट्री इस बार काफ़ी रिलेटिवली इजी आई थी पिछले सालों से, है ना। तो 2 चीज़ें एक साथ हमारे सामने हो रही हैं, 3 चीज़ें एक्चुअली। पहला कि पेपर थोड़ा सा आसान हो रहा है, दूसरा 4 एग्जाम है और तीसरा नॉर्मलाइजेशन। इसकी वजह से बच्चों के जो परसेंटाइल हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम आए हैं और मार्क्स इन्फ्लेट हो गए, है ना। अब इसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है कि यार कोई बच्चा ऐसा है यार जिसने मेहनत करी 200 नंबर लेके आया और उसकी परसेंटाइल अच्छी नहीं आई, है ना, और लेट्स से सारे नॉर्मलाइजेशन के बाद उसकी जो एक्सपेक्टेड रैंक थी उससे काफ़ी कम आई, तो वो बच्चा हो सकता है ड्रॉप ले, ठीक है। और पिछले साल भी हमने देखा था 2020 में भी कई बच्चों ने ड्रॉप लिया था, तो वैसा ही इस साल भी देखने को मिल सकता है कि कई सारे बच्चे जो बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे, 200 नंबर भी लाएंगे, 220 लाएंगे, 250 वाले तक लोग ऐसे ऐसे होंगे जिनको शायद अपनी पसंद का या जो उनका पोटेंशियल है वो शायद नहीं मिले। अब मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कह रहा हूँ उन्हें अच्छा कॉलेज नहीं मिला, लेकिन एक तो होता है यार कि अच्छा मतलब आप अगर IIT बॉम्बे जाने जैसे स्टूडेंट हो, है ना, कि आपका पोटेंशियल इतना है, लेकिन ड्यू टू सम नॉर्मलाइजेशन या कुछ और प्रोसेस आपकी कॉलेज एकदम ही ऐसी हो जाती है जो इतनी अच्छी नहीं है आपके लेवल के अकॉर्डिंग, तो आप ड्रॉप करोगे ना शायद। तो इस बार कई बच्चे शायद ड्रॉप कर सकते हैं 2021 के अंदर। और पैटर्न जो है अगर अगले साल भी यही कंटिन्यू हो गया 4 अटेम्प्ट वाला, ठीक है, तो बच्चों का अमाउंट बढ़ रहा है, 4 अटेम्प्ट आपके भी हैं और पेपर देखो इजी तो देखो होता ही जा रहा है ना। अगर वो चीज़ भी आपके टाइम हो गया और आपके टाइम हो सकता है मैथ्स भी क्या पता इजी आ गई, तो ये जो इन्फ्लेशन वाली प्रॉब्लम है ना बहुत बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाएगी। बच्चे आप इतने ज़्यादा नंबर लाओगे ना तब भी आपकी 99 परसेंटाइल नहीं लगेगी, ऐसा एक सिनेरियो हो सकता है। क्योंकि हमने देखा था काफ़ी रैंडमनेस आ गई कि आपका कौन सा शिफ्ट है, कौन सा पेपर है, किस्मत कैसी रही, इन चीज़ों पे भी काफ़ी डिटरमाइन आपका हो गया है जेई। पहले भी था ही लेकिन इतना नहीं था जितना आज हो गया जेई मेन के अंदर अगर हम बात करें तो, राइट। तो इन कुछ वजहों से शायद आपका 2022 का जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा टफनेस इन द सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाए। अब आपका अगर कोई और ओपिनियन आपको लगता है कि नहीं यार मुझे तो लगता है आसान हो जाएगा, तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट्स के अंदर, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादातर बच्चे शायद इन बातों से एग्री करेंगे। अब लेकिन ये बातें हैं डिस्कस हम चलो कर रहे हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन कैसे करें, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन के 3 आंसर हो सकते हैं ना। एक तो ये क्वेश्चन को इग्नोर कर दो कि अरे कहाँ से डिफिकल्ट हो जाएगा हम तो देख लेंगे, दूसरा ये क्वेश्चन को एड्रेस करो लेकिन उस पर कुछ काम ना करो, और तीसरा है कि क्वेश्चन को भी एड्रेस करा और उसके सॉल्यूशन पे भी वर्क किया। हम करेंगे तीसरा पॉइंट कि भाई हमने बात जो है उसकी जड़ हमने पहचान ली, अब हम करेंगे उसका करना क्या है। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन अगर आप नोट करेंगे, आपका जो एग्जाम है वो अब थोड़ा सा डिपेंड हो गया है, मतलब आपके मार्क्स अब बहुत हाई होने चाहिए। तो आप हल्का सा भी अब वो अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि यार आपको कोई चीज़ आती थी और आप गलत करके आ गए, वो अब आप हल्का सा भी करेंगे आपकी रैंक बहुत ज़्यादा पीछे आ जाएगी, क्योंकि मार्क्स का इन्फ्लेशन अब बहुत ज़्यादा हो गया, राइट। तो योर नंबर 1 प्रायोरिटी इन योर क्लास 12th शुड बी कि आप लोग जो अपना सिली मिस्टेक्स वाला जो फैक्टर होता है और जो टेस्ट प्रिपरेशन वाला जो फैक्टर होता है, दैट आप टेस्ट पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें आपके मार्क्स जबरदस्ती के ना चले जाएं, एक ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी हो, पेपर ना छूट जाए, इन चीज़ों पे आपको वर्क थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। यूजुअली क्या होता था अभी तक जो बच्चे थे ना मतलब आपसे पहले वाले बैच में, उसमें कई बच्चे ऐसा करते थे कि एकदम लास्ट टाइम में जाके मॉक टेस्ट पेपर कर रहे हैं और 11th में इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन आपको अभी से ही मॉक टेस्ट प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। पार्ट टेस्ट वगैरह दो जो भी है, लेकिन अभी से ही एक स्ट्रैटेजी बनाने लग जाओ कि यार हमें इस प्रकार से पेपर को अटेम्प्ट करना है, और सब तरह की सिनेरियोस देख लो कि मैथमेटिक्स डिफिकल्ट आ गई तो ये करेंगे, फिजिक्स डिफिकल्ट आ गई तो ये करेंगे, ये सब का थोड़ा आप एक सेंस बनाओ अंदर, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि
इस बार जो शिफ्ट्स है वो बहुत ही रैंडम है, आपको नहीं पता कि आपको 18 मार्च वाली शिफ्ट मिली है या 16 मार्च वाली शिफ्ट मिली है। इस बार का पेपर किसने अगर देखा हो तो दोनों में डिफरेंस था, राइट। तो अब ये चीज़ आपके कंट्रोल में ही नहीं, तो इसको मिटिगेट करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा ना, राइट। तो इसका यही तरीका है कि आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें। जो मेरा दूसरा टिप रहेगा फॉर मिटिगेशन ऑफ रैंडम एरर्स ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, वो ये रहेगा कि आप है ना टॉपिक्स को डेप्थ में अच्छे से पढ़ने की बजाय विड्थ पे ज़्यादा ध्यान दो। इस बार हमने देखा कि केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर स्पेशली काफ़ी ज़्यादा वाइड क्वेश्चंस आए थे। ऐसा नहीं हुआ था कि डेप्थ में क्वेश्चन आए, वाइड आए थे, मतलब कि हर सिलेबस के अंदर से एक एक क्वेश्चन आया है, हर चैप्टर के अंदर से कुछ ना कुछ उठाया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ पूछ ली गई है, लेकिन एक बहुत बड़े सिलेबस से पूछी गई है। अब यहाँ पे डिफरेंस को ये समझो, अगर 2 बच्चे होते हैं इस बार के जेईई मेन में, एक बच्चा ऐसा है जिसने लेट से 10 चैप्टर पढ़े केमिस्ट्री के और उन 10 चैप्टर को एकदम एडवांस लेवल तक पढ़ के चला गया और बाकी छुए तक नहीं, ठीक है। और दूसरा बच्चा ऐसा है जिसने यार इतना मेहनत नहीं किया, उसने एनसीईआरटी पढ़ा लेकिन सारे चैप्टर का पढ़ लिया। अब आप बताइए कि किस बच्चे के ज़्यादा नंबर है? सेकंड टाइप के बच्चे के ज़्यादा नंबर है, क्योंकि जेईई मेन के अंदर इतना ज़्यादा कुछ नहीं आता है आपका, ठीक है, उसमें एनसीईआरटी लेवल की ही चीज़ें आई थी। तो ये बच्चा शायद ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा, है ना। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि यार अगर आप कोई टॉपिक डेप्थ में नहीं पढ़ पा रहे हो ड्यू टू एनी रीजन, एटलीस्ट आप उसका एनसीईआरटी लेवल का या जो बेसिक लेवल का जो उसका नॉलेज है, यू शुड एक्वायर एटलीस्ट दैट मच, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ आपके लिए रहेगी, जो सेकंड बात मैंने बोली। और जो फाइनल मेरी तरफ से एडवाइस रहेगी आपके लिए, वो ये रहेगी कि आपको है ना आपके जितने भी अटेम्प्ट्स होंगे ना जेईई मेन के, सब पे आपको फोकस करना है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो अभी क्या हुआ है, जैसे जो भी 2021 का पेपर हुआ है, ठीक है, इसमें पहली जो अटेम्प्ट थी उसमें बहुत ही सरल पेपर था, मतलब मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों जेईई मेन के यूजुअल लेवल से नीचे थी। सेकंड अटेम्प्ट के अंदर आपकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी डिफिकल्ट आ गई थी, वन ऑफ द डिफिकल्ट एक्चुअली, कोई शिफ्ट के अंदर, है ना। तो पेपर में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ ये भी हो रही है कि कई बच्चे जो पहले अच्छे नंबर लेके आ गए वो आगे नहीं बैठ रहे हैं, ऐसी चीज़ें भी शायद हो रही हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से बन के आ रहा है कि अगर आप सारे एग्जाम्स दे दो तब का फायदा होता है, लेकिन अब इसका आपसे क्या लेना देना? इसका आपसे लेना देना गाइज ये है कि आपको अपनी प्रिपरेशन इस तरह से करनी होगी कि आप पहला अटेम्प्ट जो शायद जनवरी या फरवरी में होगा उसके अंदर भी हम अच्छा कर पाएँ। कई बच्चे क्या किए कि पहले जनवरी फरवरी में पढ़ाई हुई नहीं तो उसको इग्नोर कर दिया कि मार्च में करेंगे, और मार्च में मैथमेटिक्स डिफिकल्ट आ गई तो वापस कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो गया। अप्रैल में क्या पता फिजिक्स डिफिकल्ट आ जाए, फिजिक्स को इजी जान के चल रहे थे सब, राइट। तो कोई भरोसा नहीं है कब क्या होगा। ऐसे में आपके लिए बेस्ट यही है कि आप हर अटेम्प्ट के लिए अच्छे से तैयार हो और फिर आगे बढ़ते जाओ उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको इस पूरी वीडियो की एक समरी दूंगा, लास्ट में और भी कुछ बातें करूंगा, इसका कंक्लूजन दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ गाइस कि अगर आप चाहते हो कि ये जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं उनको मद्देनजर रखते हुए आप अपनी जेईई प्रिपरेशन को बेस्ट तरीके से पढ़ो, आप बहुत सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो, आपके जितने भी चैप्टर्स छूटे हुए हैं उनका इन डेप्थ और इन विड्थ दोनों कवरेज करो, देन यू शुड ऑलवेज ट्राई टू एनरोल इन अकेडबूस्ट जेईई 2022 कोर्स। ये कोर्स एक फुल कोर्स है, इसके अंदर आपको कंप्लीट थ्योरी पढ़ाई जाएगी, और अगर आपको कोई चैप्टर को यार ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है तो उसके लिए भी लेक्चर्स हैं, आपको डेप्थ में जाना है उसके लिए भी लेक्चर्स हैं। मैंने खुद भी आपको पढ़ाया, मेरी जो टीम है जिसमें सभी लोग IITians या टॉप कॉलेजेस से हैं, उन्होंने आपको पढ़ाया है, जिनको काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट नॉलेज है। DPPs है विद कंप्लीट सॉल्यूशन, टेस्ट है, पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट दोनों, और बहुत ही मजा आएगा आपको इस कोर्स को लेके। तो अगर आप जेईई 2022 एस्पिरेंट है और आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है, आप चाहते हो कि यार हमने 11th क्लास में अपना टाइम वेस्ट किया था उसको हमें सुधारना है और 2022 के अंदर IIT के अंदर जाना है, then you should definitely check it out, link is in description। तो अब मैं इस वीडियो को समराइज करूंगा, मैंने क्या क्या बोला। मैंने आपको ये बोला कि जेईई 2021 के जो पैटर्न थे उसकी वजह से 2022 में बहुत सारे डिफरेंसेस आएंगे, बच्चे ड्रॉप लेंगे, पेपर इजी तो हो ही रहा है, और 4 अटेम्प्ट्स अगर होंगे तो आपकी 2022 बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगी, बच्चों के नंबर बहुत ज़्यादा आएंगे। इस बार 200 प्लस पे भी 99 परसेंटाइल नहीं आई, हो सकता है आपके टाइम पे 250 प्लस पे भी ना आए, ठीक है। तो ये एक चीज़ होगी और ये ऑलमोस्ट सर्टेन आप मान सकते हो, अनलेस पैटर्न में कोई चेंज हो जाता है या कुछ अलग ही चीज़ हो जाती है ना। तो अब इसे मिटिगेट कैसे करना है, मैंने आपको 3 टिप्स दिए। पहला टिप मैंने आपको ये दिया कि अब आपको मॉक टेस्ट पे बहुत ज़्यादा जोर देना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आप कितने मार्क्स लेके आ रहे हो ये आपका इस बात पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया कि आप सिली मिस्टेक ना करो, और आपकी टेस्ट देने की जो स्पीड है, टेस्ट देने का जो तरीका है वो एकदम उत्तम रहे, उसके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने आपको दूसरी चीज़ ये बोली कि आपको अब ज़्यादा विड्थ में कवरेज करने की कोशिश करनी है। अगर कोई चैप्टर छूट भी जाए तो उसका एटलीस्ट हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, क्योंकि जेईई मेन में इजी क्वेश्चंस भी अब काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। टेस्ट में जाने की उतनी ज़रूरत नहीं है अनलेस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एडवांस्ड, तब तो ऑफकोर्स ज़रूरत है ही, वरना आप थोड़ा विड्थ में भी जाके देख सकते हैं।
और लास्ट टिप मैंने आपको ये दी कि आपको अपनी प्रिपरेशन इस तरह से करनी है कि आप दिसंबर तक या मैक्स टू मैक्स जनवरी तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, ताकि आपका पहला अटेम्प्ट ही अच्छा चला जाए। आपको नहीं पता कि आगे के अटेम्प्ट्स में क्या होगा, तो ऐसे में आपको ट्राई करना रहेगा कि हम चारों अटेम्प्ट्स, पहला, दूसरा, तीसरा, लास्ट या जितने भी होते हैं आपके टाइम में, उनमें भी हम अच्छा कर पाएँ। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ टिप्स दी है। और अगर आप चाहते हो कि इन सभी के अकॉर्डिंग आप बेहतरीन परफॉर्मेंस दे पाए JEE 2022 में, then you should definitely check out Acadboost. Link is in description. So let me know what your opinion is. You can like the video, subscribe to the channel for more JEE related content or academic content. You can query me on Instagram. डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है सब चीज़ों का, कोर्सेज का, मेरे Instagram हैंडल का और बाकी चीज़ों का भी. Do subscribe, like and all that stuff, you know. Thank you for watching. All the best. Take care.